हेलो भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है लॉ फॉर सिविल्स में। इन्वायरमेंट का वेटेज जो है यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, उसमें बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी में ही लास्ट ईयर 20 या 22 सवाल आए थे। उसी तरीके से आप देखिएगा तो स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस पीएससी हो या बीपीएससी हो, हर एक में इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग एक बेसिक नॉलेज रखें अपना एनवायरनमेंट का, ताकि ये जो स्टेट सर्विस वाले क्वेश्चन हैं वो तो टैकल हो ही जाए, और यूपीएससी के भी जो क्वेश्चंस होते हैं एनवायरनमेंट के, वो आपको बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, तभी उस फाउंडेशन के ऊपर हम लोग और काम कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सारे बेसिक्स, सारे तो नहीं, मतलब जितने बेसिक्स हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वही 15-20 साल 25 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो ऑप्शंस दे रहे हैं वो किस तरीके के ऑप्शंस हैं और कैसे स्टेटमेंट बनाए गए हैं, उसको प्रॉपर रिसर्च करके उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ताकि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे जो आगे पूछे जाएंगे उसमें हम लोग को दिक्कत ना आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ये लेक्चर, है ना। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से चालू करते हैं। तो यूपीएससी में अगर आपको मेंस में कभी आए सवाल, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तो नहीं ही आएगी, लेकिन कोई भी डेफिनेशन आए तो उसको ऑथेंटिक बनाने का तरीका क्या है, बेसिकली वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की है मैंने। कि आपको जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट का पूछा तो यू विल कोट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एंड अगर कुछ और वाटर स्कार्सिटी का है तो आप उसमें कोई वाटर एक्ट, मतलब किसी भी एक ऑथेंटिक जगह को कोट करके आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो एनवायरनमेंट एज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स लाइक प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब का जो इंटर रिलेशनशिप है उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, बेसिक एज इट इज़, इसमें अपने मन से भी बना करके आप कुछ भी लिख दो, क्योंकि आपको पता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। बस ये कोट कर देना है स्टार्टिंग में कि एक्ट में क्या है, क्योंकि आपको वर्ड बाय वर्ड कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इकोलॉजी पे। व्हाट इज़ इकोलॉजी? तो इकोलॉजी लोगोज, ये जो लोगोज है ना, लोगोज मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो इको से आप समझ ही रहोगे कि स्टडी करेंगे हम लोग, नॉलेज गेन करेंगे फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक बिल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग देख लेंगे एक बार बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में आएगा कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या है ना, प्रोड्यूसर होगा, ये जो फूल पत्ती पेड़ पौधे, उसके बाद कंज्यूमर जैसे हेट्रोट्रॉप्स, है ना, कि जो डायरेक्ट खा रहे हैं जैसे डियर वगैरह, वो हर्बीवोर्स होते हैं। ऐसे ही हेट्रोट्रॉप्स में आपके कंज्यूमर्स में कार्निवोर्स भी होंगे जो डियर को खा जाएंगे, जैसे ह्यूमंस। ओह सॉरी, सलमान भाई के साथ तो रिश्ता ख़राब हो गया था डियर का। खैर आगे बढ़ते हैं। तो डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, ये बेसिकली डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, अब ये कंज्यूमर्स में हमने देखा और भी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये बेसिकली आप फूड चेन के अलॉन्ग बढ़ते जाएंगे, है ना। तो प्राइमरी वही है जो अभी आपको बताया कि हाँ फूल पौधे हो गए, है ना। उसके बाद इनको आएंगे खाएंगे, जैसे डियर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, टर्शरी जो डियर को खाएंगे, है ना। डियर बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। डियर है, डियर के बाद डियर को कौन खाएगा, तो शेर खाएगा, है ना। उसके बाद क्वाटरनरी, तो क्वाटरनरी में शेर को कौन खाएगा, शेर को खाएगा इंसान। ठीक है, मतलब ऐसे ही बोलने वाली बात है, ये एग्जाम्पल के रूप में बताया। अब इसमें अबायोटिक फैक्टर, बेसिकली ये लिविंग है ना। बायोटिक्स आर लिविंग एंड अबायोटिक में नॉन लिविंग, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर,
और एडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं ना, ये सॉइल से रिलेटेड होंगे, जैसे सॉइल का क्या है, पीएच क्या है, मिनरल क्या है, टोपोग्राफी, बेसिकली ये सारे जो है लिथोज से रिलेटेड रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंपोनेंट देख लिया, और इन्हीं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसी को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इकोसिस्टम पे आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक एरिया, है ना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। एक तो इंटरेक्शन हो रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है, और एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो रहा है और नॉन लिविंग भी हो रहा है। बेसिकली ये बायोटिक अबायोटिक का इंटरेक्शन इन अ स्पेसिफिक एरिया, इसमें स्पेसिफिकली ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। मतलब एक कम्युनिटी में ऑब्वियसली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आगे एक लॉजिकल हायरार्की में बताऊंगा इसके बारे में। तो इकोसिस्टम ये होता है, इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया। अब ये इन अ स्पेसिफिक एरिया को इतना क्यों फोकस किया जा रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे देखिए ओशियानिक इकोसिस्टम है, तो ओशियानिक इकोसिस्टम, ओशियानिक क्या है? ओशियानिक इज़ द स्पेसिफिक एरिया दैट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। जैसे मान लीजिए कि ओशियानिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या कर रहे हैं? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी है ना। ये सन से सनलाइट वनलाइट लेकर के ये अपना फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर जू प्लैंक्टन्स इनको खा रहे हैं। नेक्टॉन्स आर स्मॉल फिशेज, ओके, तो ये इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन को। फिर उसके बाद इनका एक्सक्रीटा या फिर डेड बॉडी जो रहती है वो सिंक होती है, फिर नीचे बैंथोस होते हैं, है ना। दे आर काइंड ऑफ सेपरेट और डिकम्पोजर, जो बोलना है बोल लीजिए आप लोग। तो ये फिर इनको खाते हैं, फिर इसके बाद जो और बच जाता है, खुद जाता है, वो यहाँ पे बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं। तो इस यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे सन की एनर्जी जा रही होगी, फिर यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ये भी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ भी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरीके से एक तो एनर्जी फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ क्या फ्लो हो रही है? न्यूट्रिशन भी तो फ्लो हो रहा है। तो ये एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिशन फ्लो भी साथ में चलता है इकोसिस्टम में। तो ये एक, तो वही इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि ये स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे सनलाइट इज़ अ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, है ना। वाटर का पीएच, टेम्परेचर, जो भी एफोटिक जोन्स वगैरह जो दिए गए, दैट इज़ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है ना, ये भी लिविंग है। तो इस तरीके से इंटरेक्शन जो हो रहा है, तो ये एक इकोसिस्टम हो गया, है ना। अब यहाँ भी वही चीज़ समझाया मैंने, है ना, कि देखिए यहाँ पे जैसे सोलर रेडिएशन हो गया, मॉइस्चर हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, ये वाटर्स हो गए, कुछ है। तो ये सब जो है ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के चीज़ें हैं। अब ये प्लांट कम्युनिटी हो गई, यहाँ पे एनिमल कम्युनिटी, एक्वेटिक कम्युनिटी, कुछ भी है, तो ये लिविंग कम्युनिटी, इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया, है ना। तो इसको हम लोग इकोसिस्टम कह रहे हैं। मुद्दा क्लियर हो गया। अब देखिए इकोसिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है इसके पास। तो ये इस तरीके की बात है, मान लीजिए इस ओशियानिक इकोसिस्टम में कोई जा कर के आदमी एक बाल्टी शहद का डाल दे, हनी डाल दे, तो क्या ये खारा पानी मीठा हो जाएगा? नहीं होगा मीठा, है ना, क्योंकि ये रेगुलेट कर लेता है खुद को, इसके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने बचपन से एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं कि CO2 कितना है भाई, N2 कितना है, O2 कितना है ना। तो आपको पता है ये कुछ 78% के आसपास होगा, ये 21 होगा, ये कुछ 0.something% होगा। तो ये चेंज नहीं हो रहा है ना, आपने बचपन से जब से पढ़ाई चालू की, ये चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये रेगुलेट कर लेते हैं खुद को, क्योंकि अब मान लीजिए इतना पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी सारा पेड़ काट देंगे और पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन करते जाएंगे, तो ये हमेशा रेगुलेट ही करता रहेगा।
तो देयर आर सम टिपिंग पॉइंट्स, है ना, वही यहाँ पे लिखा है कि इसके रेगुलेशन कैपेसिटी का भी लिमिटेशन है भाई। ये नहीं कि कितना भी डालोगे तो कुछ भी ये बर्दाश्त करता चला जाएगा। तो इसीलिए आप हम देख रहे हैं कि मान लीजिए पहले एक ओजोन गैस जो होती है, ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स के वजह से उसमें होल हो रहा था। तो वो आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ वो क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब देखेंगे एग्रीमेंट्स। तो उसको कैसे लिमिट किया जाए, है ना, क्योंकि ये यूवी रेज जो आती हैं उसको ये फ़िल्टर करने में मदद करता है ओजोन लेयर, है ना। तो वही चीज़ है कि हर एक चीज़ का टिपिंग पॉइंट है। ये रेगुलेट कर तो लेती है खुद को, लेकिन अब ऐसा कोई कुछ आप कर दो तो वो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट भी उसका देखा जा सकता है ना। जैसे अभी मान लीजिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का बात चल रहा है कि हमको लिमिट करना है, तो लिमिट करना है तो एक्शंस लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि अब हम लोग उसके एक्सट्रीमिटीज़ में जा रहे हैं। तो वही ये मुद्दा क्लियर हो गया। तो मतलब जब हम इकोसिस्टम की बात करें तो अर्थ पे भी इकोसिस्टम है। अर्थ को अगर एज अ लार्जर देखिएगा, जैसे बायोस्फीयर हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है इकोसिस्टम इज़ अ लिविंग यूनिट, है ना। यहाँ पे अगर आप एक ये ओशंस इकोसिस्टम को ही देखिएगा तो इट इज़ अ लिविंग यूनिट। यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी इंटरेक्शन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और ये खुद में एक लिविंग एंटिटी है ना। और अर्थ को एज अ होल देखेंगे हम लोग, अर्थ को एज एन एंटिटी देखेंगे तो वो भी एक इकोसिस्टम ही है, जिसको हम लोग इकोस्फीयर या बायोस्फीयर के नाम से बुलाते हैं, है ना। या फिर ऑल इकोसिस्टम्स और अर्थ को बायोस्फीयर बुलाते हैं, है ना। तो अर्थ का भी कुछ टिपिंग पॉइंट होंगे कि हाँ भाई आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, होता जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो डिवेस्टेटिंग होगा हम लोग के साथ। तो वही चीज़ है, दैट इज़ वाई टू लिमिटेड हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह कर रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। कंपोनेंट हम लोगों ने देख ही लिया है ना। अब देखते हैं हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे फ़ोटो तो था ये रहा, है ना, ये देखिए ये बायोम पिरामिड है। बायोम रहने दीजिए, अभी हम एक सेकंड में समझते हैं उसको। अब रेन फॉरेस्ट में बायोमास की कोई बात करेगा कि हाँ रेन फॉरेस्ट में बायोमास, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है ना। बायोमास इज बेसिकली, अगर मास भी आप समझिए तो आपको यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, पोलर में कम दिख रहा है ना। तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी वहाँ से ना, है ना। तो वही चीज़ है कि प्रोडक्टिविटीज़ है एक फंक्शनल यूनिट के तरह। फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं। एनर्जी फ्लो की हम लोगों ने बात की ही थी ऊपर, है ना। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ एनर्जी फ्लो हो रहा है। ये हम लोगों ने फूड चेन वाली बात की थी, यहाँ से यहाँ एनर्जी फ्लो हो रहा है प्राइमरी कंज्यूमर से क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स तक, है ना। कि कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन को खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, मतलब हार्बीवोर्स को खा रहे हैं कार्निवोर्स। तो एक प्रोसेस के थ्रू फ्लो तो हो रहा है एनर्जी, दैट इज़ व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट। और डिकम्पोजिशन भी हो रहा है साथ ही साथ, हम लोगों ने देखा ऊपर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ओशियनिक इकोसिस्टम में बेंथोस है ना, वो खा तो रहे हैं, डिकम्पोजिशन भी कर रहे हैं, साथ में उनको एनर्जी मिल रहा है। तो और ये न्यूट्रिएंट साइकिल ऊपर ही बात की ना कि एक इकोसिस्टम के अंदर, एक इकोसिस्टम मान लीजिए है, तो ये एक एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सब में एनर्जी फ्लो भी हो रहा है और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट का भी फ्लो हो रहा है और ये साइकिल चल रही है, ठीक है। तो यही सब बेसिक मुद्दा था। अब हम लोग आ रहे हैं, मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत डिटेल देयर इज़ नो एंड टू इट, राइट। तो उसी के लिए हर टॉपिक को हम लोग टच करेंगे सो दैट हमारा बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोम क्या है ना, बायोम एक लार्ज जोग्राफिकल रीजन होता है जो कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट से पहचाना जाता है। एक वहाँ की पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक के वजह से वहाँ पे जोग्राफिकल रीजन जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा
है ना। जैसे मान लीजिए आपने अगर क्या बोले ज्योग्राफी की के लिए जीसी लियोंग को आपने रेफ़र किया होगा या फिर नॉर्मली कहीं से ही पढ़ा होगा, तो आप देखते हैं वहाँ पे एक इस तरीके का वो लोग पढ़ाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इस टाइप का क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे डेजर्ट है, ये करके यहाँ पे चाइना टाइप है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बताया होगा आपको। तो वो क्या है, वो बायोम ही है बेसिकली वहाँ का, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट वाला बायोम है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सवाना है, सवाना वाला बायोम है। यहाँ पे ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड को ग्रेट गेम्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज़ भी पाई जाएगी। खुले मैदान है तो तेज़ भागने वाले जीव जंतु दिखेंगे आपको, जैसे चीता, फास्ट एनिमल्स, है ना। जैसे अभी इंडिया ने अभी मंगवाया भी है वहाँ नामीबिया से ना चीता, ठीक है। तो बायोम्स, टाइप ऑफ बायोम्स देखते हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, टुंड्रा है, ये अलग अलग टाइप के बायोम है। लार्ज जोग्राफिकल रीजन्स भी हैं ये, और एक पर्टिकुलर क्लाइमेट से आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, ये आपको पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बायोस्फीयर की बात करते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर में जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि बायोस्फीयर अर्थ के सारे इकोसिस्टम को देखें तो वो एक बायोस्फीयर में काउंट होगा, है ना। बायोस्फीयर वो जगह है, दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। लाइफ डज नॉट मीन ह्यूमन लाइफ, लाइफ डज नॉट मीन्स कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ, वहाँ पे लाइफ होनी चाहिए, इवन इन बैक्टीरिया फॉर्म, इवन इन मतलब छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहा होगा, तो वो बायोस्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो आप देखिए एक एटमॉस्फेयर, ये तो ट्रोपोपॉज आपको तो यहीं तक दिख जाता है, 12-15 किलोमीटर तक, तो यही है। और फिर ये नीचे भी डेप्थ में भी जाते हैं ओशंस के, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर तक हम लोग बोलते हैं कि हाँ बायोस्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है। मोस्ट लाइफ ऑकर्स बिटवीन 500 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन एंड 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो ये बेसिक एक जनरल नॉलेज वाली बात है। बायोस्फीयर को आप बचपन में आप पढ़ते होंगे कि ऐसे वेन डायग्राम बना दिया, यहाँ ये एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है, ये है बायोस्फीयर, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जहाँ पे इंटरेक्शन होता है और लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको भी बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ गया। हम लोग हैबिटेट पे आते हैं। हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स, इंक्लूडिंग लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर्स और कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग। तो सिंपल भाषा में बोलें तो ये क्या है? हैबिटेट इज़ द एड्रेस, है ना। कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट है ना। वो किसके साथ कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, ये सब जो है मुद्दा है अपना, कि इट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, सिंपल एज दैट, है ना। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो हैबिटेट क्या है भाई। तो माइक्रो हैबिटेट इज़ अ टर्म फॉर द कंडीशन ऑन एन ऑर्गेनिज्म इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ अ प्लांट और एनिमल। तो माइक्रो हैबिटेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिल्ली में रह रहा है तो फिर उसके बाद करोल बाग में रह रहा है, फिर एक घर में रह रहा है, घर में एक इंसान है उसके दिल में रह रहा है, नहीं, वो जो जहाँ इमीडिएट रह रहा है ये करोल बाग है, किसी के दिल में रह रहा है वो नहीं, ठीक है। तो ये माइक्रो हैबिटेट है, ठीक है। तो ये है हैबिटेट। देखते हैं जैसे ऑन ए सीरियस नोट, ये एक पेड़ है ना, इस पेड़ में ये जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो ये पेड़ एक फॉरेस्ट में होगा, जैसे मान लो ये टीक में पाए जा रहे हैं, तो ये कहीं का डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा भाई, तो वहाँ पे ये टीक के पेड़ में पाए जा रहे हैं, तो इसका हैबिटेट हम लोग बोल देंगे कि हाँ भाई ये जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है ये जीव, ये वाला। लेकिन इसका माइक्रो हैबिटेट बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये एक टीक के पेड़ में पाया जा रहा है, जो कि इस डेसिडुअस में, समझ में आया। तो
इस तरीके से माइक्रो हैबिटेट को हम लोग समझ सकते हैं। अब नीश क्या है? नीश तो आजकल MBA वाले भी काफ़ी बोलते हैं ये नीश है हमारा, मार्केटिंग नीश। तो खैर वो छोड़िए, वो अपने कोर्स की बात नहीं है। नीश रिफर्स टू यूनिक रोल और पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज within an ecosystem including physical and biological condition it requires to survive and reproduce। तो ये जो है ना, ये बेसिकली फंक्शनल स्पेस की बात करता है। वहाँ रहता तो है हैबिटेट में वहाँ रहता तो है, उसकी जगह की तो बात कर ली हमने, कर क्या रहा है वहाँ? तो दिल्ली में रह रहा है तो कर क्या रहा है? वो कर रहा है UPSC की तैयारी, ठीक है। अब उसके अलावा जो कर रहा है साइड में वो अलग बात है, लेकिन कर तो रहा है वो UPSC की तैयारी, वो फंक्शनल स्पेस है। लेकिन इसका मतलब क्या कि दिल्ली में सारे रहने वाले UPSC की तैयारी कर? नहीं। तो दिल्ली में रहने वाले कोई आदमी जो है DDA में काम कर रहा है, कोई PM है और कोई करप्शन कर रहा है। तो जो करप्शन भी कर रहा है उसका भी नीश है, फंक्शनल स्पेस क्या है उसका? तो वही दिल्ली में रह के करप्शन कर। खैर तो ये मुद्दा है। तो जैसे फंक्शनल स्पेस हम लोग देखते हैं, ऑन सीरियस नोट, कि फंक्शनल स्पेस क्या है। मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये वृक्ष है। ये वृक्ष जो है एक जंगल में पाया जा रहा है। उस बायोम अभी हम लोगों ने पढ़ा, बायोम मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि ये मैनग्रोव में है, ठीक है। मैनग्रोव में ये सुंदरी ट्री पे रहता है, सुंदरी पे रहता है। तो ये इसका क्या है? हैबिटेट है ना। लेकिन इस हैबिटेट में हम लोग देखते हैं कि ये पीला वाला जो चिड़िया है, येलो बर्ड जो है, वो अपर ट्री रीजन में रहता है, रेड वाला मिडिल वाले में रहता है, ब्लू वाला नीचे वाले में रहता है। हो सकता है यहाँ पे ब्लू वाला जो है, हो सकता है यहाँ पे रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता हो। रेड वाला हो सकता है फ्रूट्स खाता हो, और ये येलो वाला हो सकता है पत्ते खाता हो, है ना। तो ये यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर फंक्शन अटैच है इसका ना, और हो सकता है ये येलो वाला जो है पॉलिनेशन करने में भी मदद करता हो। तो इनका एक फंक्शनल स्पेस है, दैट फंक्शनल स्पेस इज कॉल्ड एज नीश। ये सुंदरी तो जो है, ये सुंदरी पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो सुंदरी जो है ये जो है हैबिटेट है, जिसको हम लोग फंडामेंटल नीश भी बोल सकते हैं कि हाँ ये पूरे ट्री है। लेकिन रियलाइज नीश क्या है, इसके अंदर का क्या है, वो फंक्शनल स्पेस की बात है, ठीक है। अब नीश जो है वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि मान लो एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सॉइल टाइप ऑफ फूड अवेलेबिलिटी जो है, इन सब के हिसाब से किसी का नीश वेरी करेगा। जैसे इंडिया में ही मान लो कि जैसे हम लोग देखते हैं नॉनवेज कौन खाते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक नॉनवेज वाली लाइन है ना, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये वाला लाइन में जो है, इस लाइन के इधर ये बेसिकली नॉनवेज खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो कारण है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ पे कोस्टल इलाका है तो मरीन मतलब वो सी फूड्स अवेलेबल हैं, फिशेस खाते हैं लोग। या फिर यहाँ पे माउंटेनस इलाका है, इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे नॉनवेज खाते हैं। हर जगह का कल्चर वो डिफाइन होता है। बेसिकली इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम लोग नीश को। तो एक स्पेसिफिक जो सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन है दैट मेक्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फंक्शनल स्पेस अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड एज नीश, ठीक है। तो हैबिटेट, नीश, माइक्रो हैबिटेट अभी तक हम लोगों ने समझ लिया, बायोस्फीयर बता ही दिया, बायोम समझ गए होंगे, और ये सब जो ऊपर की बातें हैं वो तो समझ में आएंगी। अब क्या हुआ, एक ही बात हम लोग देखते हैं। तो अब क्या है, मान लीजिए कि जैसे इसी में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस पेड़ पे अगर रेड बर्ड और येलो बर्ड दोनों एक ही जगह पे आ जाएं, तो इन दोनों में लड़ाई होगी कि तुम मेरा खाना खा ले रहे हो, मैं तुम्हारा खाना खा ले रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। जैसे ज़मीनी विवाद होता है ना भाई भाइयों में, वही वाली सिस्टम हो जाएगा। तो बेसिकली नीश ओवरलैप होगा ना, तो दिक्कतें आएंगी।
क्योंकि ये कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा। वो आगे हम लोग रिलेशन भी देखें, इंटरेक्शंस भी देखेंगे कि दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पीसीज़ में किस तरह का इंटरेक्शन होता है ना। तो उस इंटरेक्शन में कंपटीशन भी है, तो दोनों के लिए कंपटीशन हो जाएगा वहाँ पे। जैसे यूपीएससी में कौन ज़्यादा पढ़ लिया वो निकाल लिया, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन है फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे तो गॉस भाई क्या कहते हैं, ये जो गॉस भाई हैं, गॉस लॉ, ये दिए सीईपी बोले तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि दो लोग, दो स्पीशीज़ जो है अगर सेम नीश में कंपटीशन करेंगे तो एक का बाहर जाना तो तय है, समझ गए। क्योंकि कैसे सरवाइव कर पाएगा वो वहाँ पे, है ना, क्योंकि एक ही रिसोर्स है, तो उसी रिसोर्स को सब लोग तो नहीं पा सकते हैं। यूपीएससी है तो उसमें 2000 सीटें, 2000 बोल दिया सॉरी, 1000 सीटें हैं, तो कुछ ही लोगों का तो निकलेगा जो 10 लाख भर रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि किसी लोगों का तो एलिमिनेशन, एक्सक्लूजन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे वो वाली बात। तो डार्विन भाई जो है, डार्विन भाई गए गालापागोस आइलैंड। अब ज्योग्राफी या मैपिंग वाली बात करें तो गालापागोस कहाँ, यहाँ पे है, ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे इक्वाडोर, यहाँ पे पेरू, हम बोल करेंट जो बोलना चाहें पूर्व रहता है, यहाँ पे पड़ता है गालापागोस आइलैंड। तो डार्विन भाई गए छुट्टी मनाने गालापागोस आइलैंड। तो वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये नहीं भी देखा उन्होंने देखा कि इतने सारे तीतर हैं, तीतर नहीं बेसिकली ये फिंच हैं, चिड़िया है, चिड़िया। तो ये अलग अलग चिड़ियों में इनकी जो चोंच है इसमें काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, हर एक चिड़िया के चोंच में फ़र्क दिख रहा है और रह रहे हैं एक ही जगह। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हो क्या रहा है भाई, मतलब इतनी छोटी चीज़ देख ली उन्होंने, चोंच देख लिया चिड़िया का। तो बेसिकली ये खुद को सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर इन लोगों में बीक में मॉडिफिकेशन आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि इनका नीश ओवरलैप हो रहा था। तो नीश ओवरलैप होता है तो क्या होता है, या तो ये हो जाएगा कि सब में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, या तो कोई एलिमिनेट हो जाएगा। यही चीज़ तो हो सकती है, या तो तुम उसमें अडेप्ट कर जाओ खुद को, कि मतलब ये मान लो कि तुम पीला चिड़िया हो यहाँ पे, तो पीला चिड़िया वाली जगह पे रहो, लाल चिड़िया हो तो लाल वाली जगह पे रहो, और अपना चोंच बदल लो। देखो तीनों का चोंच अलग है यहाँ पे, है ना। अदरवाइज़ अगर एक ही जगह पे, यहाँ पे मान लो हरा आ जाता है, एक हरी चिड़िया आ जाती है यहाँ पे, एक हरी चिड़िया हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होता है, या तो हरा रहता है या तो पीला रहता है कि नहीं। अरे भाई हाँ, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाला तो बता ही दिया, सीईपी, ऊपर गॉस भाई दिए थे, तो गॉस लॉ याद रखना है अपने को, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है ना, कि कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं अपने, मतलब कि हम ये खाएंगे तुम ये खाना, मेरे हिस्से का मत खाओ, ठीक है। बंटवारा, ठीक है, बंटवारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बंटवारा कैसे हुआ, जैसे मान लो ये कोस्टल है, मरीन जोन है मान लो, तो ये फ्लेमिंगोज है वो थोड़ी ज़्यादा डीप पानी वाले चीज़ों पे फीड करेंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्स तो होना चाहिए ना भाई, तभी तो खाएंगे, तभी तो न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो उसके बाद रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी इनका एक पॉपुलेशन मेंटेन होगा, तभी तो ये एग्जिस्ट कर पाएंगे ना, नहीं तो क्या हो पाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, समझे। तो ये डक्स हो गया, ये एवोसेट्स हो गए, ये मतलब इस तरीके से आपको दिख रहा है अलग अलग डेप्थ ऑफ वाटर, और इवन ऑन द बीचेस ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना।
तो इसलिए रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाती है। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स हम लोग देखते हैं। अभी ऊपर हम लोग देख रहे थे एक जगह कम्युनिटी आ गई थी, पॉपुलेशन मैंने बीच में जिक्र किया, ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, ये क्या होता है तो वो इस डायग्राम से हम समझते हैं। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है पीला लाल मछली। ये बेसिकली एक फ़िश है, एक पर्टिकुलर स्पीसी का होगा ये, ठीक है ना, स्पीशीज़ का होगा एक पर्टिकुलर, और ये सेम स्पीसीज़ के कई सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनको हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। अलग अलग पॉपुलेशन के जीव जंतु को साथ में हम देखेंगे जो रहते हैं, उनको हम कम्युनिटी कहेंगे। जैसे सोसाइटी में कम्युनिटी होती है, अलग अलग जात पात के लोग रहते हैं वहाँ पे, उसी तरीके की ये भी कम्युनिटी है जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ के लोग रहते हैं। इकोसिस्टम एज अ फंक्शनल यूनिट, जो हम लोगों ने बात की ऊपर कि इकोसिस्टम अपने में ही एक फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल एंटिटी है, लिविंग यूनिट है। उस एक इकोसिस्टम में कौन कौन से लोग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज़ रहते होंगे, कुछ एक प्लांट स्पीसीज़ रहते होंगे, है ना। तो इस तरीके से, और यही जो है इकोसिस्टम को फॉर्म करता है ना। तो इंडिविजुअल हुआ, पॉपुलेशन हुआ, कम्युनिटी हुई, फिर इकोसिस्टम हुआ, और फिर सारे इकोसिस्टम को जोड़ने पर बायोस्फीयर बनता है। ये ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो ये समझना कि कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज़ के लोग रहते हैं, पॉपुलेशन सेम स्पीसीज़ वाले को ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ख़त्म हो गया। अब ये स्पीसीज़ क्या होता है, स्पीसीज़ का दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। स्पीसीज़ की दिक्कत क्या है ना, स्पीसीज़ को डिफ़ाइन करना बहुत प्रॉब्लम है। और पहला बात, अरे भाई, स्पीसीज़ जो होता है ना, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता है। क्या होता, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि स्पीसीज़ का सिंगुलर क्या ये होगा, तो कुछ नहीं होता भाई। ये स्पीसीज़ हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, सिंगुलर लिखना हो, प्लूरल लिखना हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ स्पीसीज़ प्रॉब्लम, तो स्पीसीज़ क्या है ना कि डिफ़ाइन कैसे करोगे भाई। तो जैसे कोई बोलता है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे करेंगे, कुछ बोल रहे हैं जेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, मतलब जीन्स अगर सेम रहेगा तो उसको सेम स्पीसीज़ मानेंगे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हम लोग देखेंगे कि उसका बॉडी का शेप डिज़ाइन कैसा है, और उसके हिसाब से उसको स्पीसीज़, अगर सेम स्पीसीज़ सेम मतलब स्केलेटन रहा, जैसे मान लो वर्टिब्रेट्स हो गए तो उसको हम लोग सेम स्पीसीज़ कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, ढांचा सेम रहेगा तो उसको सेम स्पीसीज़ कहेंगे। क्लैडिस्टिक में मतलब बोला कि अगर एक ही क्लैन के रहेंगे, एक ही मतलब पूर्वज रहेंगे तो उनको हम लोग सेम स्पीसीज़ कहेंगे। कुछ बोलेंगे सेम इकोलॉजी में रहने वालों को, सेम इकोलॉजिकल नीश में रहने वालों को सेम स्पीसीज़ कहेंगे, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आइसोलेशन में रिप्रोड्यूस, मतलब ये नहीं आइसोलेशन में जाके मतलब ये यहाँ पे ये है कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऑफस्प्रिंग को फर्टाइल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब अपने ही स्पीसीज़ के लोगों के साथ। यहाँ पे आइसोलेशन मतलब वो है कि सेम स्पीसीज़ के लोग मिल करके जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम लोग सेम स्पीसीज़ कहेंगे, है ना। तो मोटा मोटी हम लोग को यही वाला याद रखना है। ये स्पीसीज़ क्या होता है, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पीसीज़ का। देखिए यहाँ पे नीचे लिख भी दिया हुआ, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू वन कैटेगरी बेस्ड ऑन वेरियस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। मतलब ट्रेट भी सेम ही होता है, जैसे आज के टाइम में हम लोग होमो सेपियंस के नाम से हैं, होमो सेपियंस, तो हम लोग सेम स्पीसीज़ के हैं सब लोग, ठीक है। हाँ, होमो सेपियंस का जो है कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे और धर्म भी नहीं होता है खैर ये सब छोड़िए। तो फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, अब देखिए क्या है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मैंने इसलिए दे दी क्योंकि इस साल जो है UPPCS में क्वेश्चन आ गया था। UPPCS ही था शायद ना, हाँ UPPCS में क्वेश्चन आ गया था कि उसमें बोल लेते हैं ऐसे ही, मतलब ऑर्डर में सजाने को। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, मतलब इस तरीके से होता है। तो इसको याद रखने का तरीका है, किंग फिलिप केम ओवर
फ्रॉम ग्रेट स्पेन। किंग के से हो गया आपका किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पेन। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं, है ना। जैसे होमो सेपियंस का हम लोग देख लें कि ये जो हम लोग इतनी लंबी चौड़ी बात की तो वो क्या है। तो वो सबसे पहले उसका किंगडम क्या है, एनिमलिया, फिर क्लास क्या है, कॉर्डाटा, फिर उसके बाद ये क्लास क्या है, मैमल, फिर ऑर्डर क्या है, प्राइमेट, फिर फैमिली क्या है, होमिनिडाई, फिर जीनस क्या है, होमो, फिर स्पीसीज क्या है, सेपियंस, होमो सेपियंस, है ना। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से बात की। अब जैसे अब फैमिली में, मतलब ये जो फैमिली है होमिनिडा, इसमें जाएंगे तो फैमिली के अंदर हमारे सेम फैमिली में चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान भी आते हैं, है ना। लेकिन हमारा जीनस होमो है, स्पीसीज जो है वो होमो सेपियंस है। और कुछ और स्पीसीज आप जानते हैं, होमो इरेक्टस। युवल नोवा हरारी, इसको बहुत लोग इसकी किताब को कोट भी करते हैं अपने एसेज में। होमो सेपियंस नाम की किताब है, तो उसमें इन्होंने बताया है कैसे होमो सेपियंस आज के टाइम में डोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे होमोस कहाँ गए, नॉट दैट होमो, है ना, बट स्टिल। तो यही जो बात थी हम लोगों ने की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के कुछ और टर्म्स देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्पीसीज़ की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब वही है, और एग्जांपल दिया हमने कि जीनस पैंथेरा है तो स्पीसीज़ में टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, ऐसे ही करके इन लोग का कुछ कुछ है, इसका एक्विरिक्स की क्या तो होता है ना। तो एक जीनस और स्पीसीज़ कैसे कैसे वैरी करते हैं। अब हम लोग हाइब्रिड, जैसे हम लोगों ने ऊपर क्या बात की थी, स्पीसीज़ क्या है, जो एक पर्टिकुलर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे और अपना पॉपुलेशन मेंटेन कर सके, है ना। तो हाइब्रिड स्पीसीज़ क्या होते हैं ना, ये मतलब एक्सेप्शंस है, हाइब्रिड स्पीसीज़ आर एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए म्यूल है, तो वो मेल डोंकी फीमेल हॉर्स के ऑफस्प्रिंग से बनता है, लेकिन ये खुद ही इनफर्टाइल होता है, तो ये आगे एक पॉपुलेशन मेंटेन नहीं कर पाता। हाइनी मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के उससे ऑफस्प्रिंग को कहते हैं। अब टाइगॉन है, तो यहाँ पे आपको पैट्रियार्की देखने को मिलेगी कि मेल जो है उसका आगे है, ठीक है ना। मेल टाइगर है तो टाइगॉन है, मेल लायन है तो लाइगर है ना। तो यहाँ पे तस्वीर ही बनाई दी है, देखिए टाइगॉन कैसा है ना। इसमें मतलब टाइगर जैसा है और लायन जैसा है, ये लाइगॉन है। अब इको टाइप्स क्या होता है, इको टाइप्स क्या होता है, सब स्पीसीज़ होता है इको टाइप्स, है ना। सब स्पीसीज़ होता है मतलब जैसे मान लीजिए एलिफेंट है एक पर्टिकुलर, तो एलिफेंट खुद में ही एक स्पीसीज़ है, इसके अंदर कुछ नहीं बंटवारा कर अपने। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की थी ना कि एक डेफिनेशन होता है जो जीन्स के बेसिस पे भी करते हैं, यहाँ पे जेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। देखिए जो जेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट की बात की थी, तो जेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट वाले क्या कहते हैं ना यहाँ पे कि ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं, तो हम लोग अलग अलग स्पीसीज़ कहेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग डोमिनेंट डेफिनेशन है स्पीसीज़ का वही समझेंगे। तो इको टाइप्स इज ए सब स्पीसीज़, इसमें जेनेटिकली डिस्टिंक्ट तो होते हैं और इनमें परमानेंट चेंजेस आ जाता है, बट वो मेजरली एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। जैसे देखिए एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट जो है वो एक स्पीसीज़ है ना। लेकिन इसमें आप देखो, आप इंडियन एलिफेंट का एक पर्टिकुलर है, बॉर्नियो पिग्मी एलिफेंट है, तो ये छोटे होते हैं हाइट में। तो इन दोनों में जेनेटिकली डिफरेंसेस हैं, इन दोनों का जीन्स अलग अलग होगा कुछ, है ना। और इनमें परमानेंट चेंजेस भी इंड्यूस्ड हैं, लेकिन ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, एशियन एलिफेंट, ऐसे ही श्रीलंकन एलिफेंट, ये सब जो है ये इको टाइप्स हैं, ठीक है। अब इकोफियंस क्या होते हैं, इकोफियंस होता है टेम्परेरी चेंजेस, बेसिकली ये एक्लिमेटाइज करते हैं अपने आप को। जैसे मान लीजिए हस्की है,
हस्की को ले गए हम लोग राजस्थान में पालने के लिए। कहाँ ले गए? राजस्थान। राजस्थान के चूड़ू में बोले कि चलो आज तुमको वॉक कराएं हस्की भाई। तो हस्की भाई का क्या होगा? सारे हस्क झड़ जाएंगे, सारा उसका हेयर फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, यही बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर सरवाइव किया तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे टेम्परेरी। फिर हम देखेंगे कि ये तो यहाँ पे रहने लायक नहीं है। फिर अगर इसको हम लोग ले गए साइबेरिया तो ये हंसी खुशी खेलेगा और ये चेंजेस जो हुए थे वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं टेम्परेरी चेंजेस, ठीक है ना। तो उनको इको फील्ड्स कहते हैं।